गरीब रामू की, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म हो रहा था। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी सीता से कहा, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। यहाँ न तो कोई कमाई हो रही है और न ही कोई काम मिलता है। पास का गांव विजयपुर बहुत बड़ा है। मैं वहाँ जाकर अपना मोची का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रहकर काम करूँगा। कम से कम खर्चे के लिए पैसे तो जुटा लूंगा। सीता ने पूछा, तुम वहाँ जाकर ही काम क्यों करना चाहते हो? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अगले दिन सुबह सुबह रामू चुपचाप अपना सामान उठाकर दूसरे गांव विजयपुर की ओर निकल पड़ा। प्रशंसा दोपहर तक वो वहाँ पहुँच गया। थका हारा रामू जब विजयपुर के बाजार में पहुँचा तो देखा वहाँ पहले से ही कई मोची अपनी दुकान लगाए बैठे थे। अरे, यहाँ पहले से ही इतने मोची हैं तो मुझे ग्राहक कैसे मिलेंगे? लगता है यहाँ भी मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। रामू सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी दुकान लगाई और एक बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा, जूतों का अस्पताल, यहाँ आपके जूतों का इलाज किया जाता है। लोगों ने ये देखा और उनकी जिज्ञासा बढ़ी। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, पुराने जूतों को नया बनवा लो। ये सुनकर एक आदमी सेठ धनीराम मोची के पास आया। अरे भाई मोची, जरा मेरे इन जूतों का इलाज करो। जी हाँ सेठ जी, अभी करता हूँ। रामू अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ धनीराम के जूतों का इलाज करने लगा। संगीत, ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसका इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज कराने आया। रामू ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और बाकी ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक बैल भी खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों में रामू ने 10 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों के बदले एक व्यापारी से एक बैल खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। संगीत, अगले दिन रामू अपना सारा सामान बांधकर घर के लिए निकल पड़ा। संगीत, अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? रामू बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने बैल के गले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और आगे बढ़ने लगा। डकैतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। रामू ने कहा, देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ। मेरे पास इस बैल के अलावा कुछ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। तभी बैल के गले से सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। अरे ये क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये बैल सोना उत्पन्न करता है। यही कारण है कि मुझे पैसे मिलते हैं। डकैतों ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुझे जिंदा जाने देंगे, लेकिन बदले में हमें ये बैल चाहिए। नहीं, अगर मैंने बैल आपको दे दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के देंगे। अच्छा ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि अपने साथ इस बैल को बारी बारी से रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसों के लिए लड़ते ही रह जाओगे। रामू ने बैल बेच दिया और घर लौट आया। घर पहुंचते ही रामू ने थोड़ी सी जमीन खरीदी और बहुत खुश था कि उसे सिक्के मिले थे। डकैत भी बैल लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे और डकैतों के सरदार कालिया ने अपने आदमियों से कहा, देखो, डकैतों का सरदार होने के नाते इस बैल को सबसे पहले मैं रखूंगा। सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस बैल के साथ सो गया। संगीत, अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने पूरे बैल को सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया कि इस रामू ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसी बीच एक और डकैत वहाँ आया। सरदार, आपको सोना मिला, हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के बैल ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस बैल को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने बैल को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। संगीत, वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है। अब हम उस मोची को नहीं छोड़ेंगे सरदार। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने की सजा देंगे। हाँ, चलो। वे सब के सब रामू के घर की तरफ निकल पड़े। संगीत, रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। रामू जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी सीता से बोला, अरे सीता, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा और जब वो मेरे बारे में पूछे तब तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कबूतर पंखी को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ठीक है जी, जैसा आप कहो। यह कहकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। संगीत कुछ देर के बाद डकैत वहाँ आ पहुँचे। अरे वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तो खेत पर गए हैं। आप रुकिए, मैं अभी अपने कबूतर को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। सीता ने पंखी को उड़ा दिया। कबूतर अपने मालिक के पास जाना और जाकर उनसे कहना कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। एक डकैत ने पूछा, ये सब क्या है? क्या कबूतर सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? सीता ने कहा, जरूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बस कबूतर को उनके पास भेज देती हूँ और कबूतर मेरी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत सीता से बात कर ही रहे थे कि तभी रामू वहाँ आ पहुँचा। ओहो डकैत भाई, आप आए हैं? कबूतर ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। सरदार कालिया बोला, हमें तुम्हारे इस बैल से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ उस बैल की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें हमें ये कबूतर भी बेचना होगा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद रामू मान गया कबूतर बेचने के लिए। डकैत कबूतर को लेकर वहाँ से चले गए। संगीत जब सभी डकैत अपने अड्डे पर पहुँचे तो सरदार कालिया ने ऐलान किया कि वो पहला होगा जो कबूतर को अपने पास रखेगा। बाकी डकैतों ने उसकी आज्ञा मानी और चले गए। संगीत अगले दिन सुबह सुबह सरदार कालिया ने अपनी पत्नी चंपा से कहा, सुनो चंपा, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस कबूतर को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जैसा आप कहो जी। संगीत कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से एक काम आ पड़ा। उसने चंपा के पास आकर सरदार को बुलाने के लिए कहा। चंपा बोली, आप रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलावा भेजती हूँ। उसने कबूतर को उड़ा दिया और कहा, कबूतर जा और जाकर तुम्हारे मालिक से कहना कि कोई वहाँ आया है उनसे मिलने। कबूतर सरदार के घर से निकला और सरदार के पास जाने के बजाय वो सीधा रामू के पास गया। जब सरदार घर वापस आया तब उसने देखा कि कबूतर वहाँ नहीं था। वो जान गया कि कबूतर जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वो अकेला फिर से रामू के घर गया। सुनो, क्या कबूतर तुम्हारे पास आया हुआ है? हाँ, वो यहाँ आया है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा सा समय दो, अंत में वो आपको अपना मालिक स्वीकार करने लगेगा। सरदार कबूतर को वापस ले गया और उसने अगले दिन उसे अपने साथी को दे दिया। कबूतर सारे डकैतों के साथ एक एक करके रहा, पर वो हर दिन रामू के पास वापस लौट आता था। सबने ये जान लिया कि एक बार फिर से रामू ने उनको बेवकूफ बनाया है। उन सब ने विचार विमर्श किया, इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं उस मोची को अब सबक सिखाऊंगा। हमसे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी उस मोची को। हाँ, इस बार सारे डकैत रामू के घर पहुँचे। उन्होंने रामू की एक न सुनी और रामू को एक बोरे में डाला और उसे लेकर वहाँ से चल दिए उसे सबक सिखाने के लिए। रामू चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में वे सब एक मंदिर के पास से गुजरे। तभी एक डकैत ने कहा, सरदार, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों न कुछ देर यहीं आराम किया जाए। सरदार भी उसकी बात मान लेता है और रामू को वहीं छोड़कर मंदिर में आराम करने के लिए चले जाता है। बकरियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था और जब रामू ने बकरियों की आवाज सुनी तो रामू को एक उपाय सूझा और उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बकरियों के मालिक चरणदास ने उसकी आवाज सुनी और वो उसके पास आया। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? रामू ने कहा, वो मेरी शादी जबरदस्ती राजा की बेटी राजकुमारी किरण से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करवाना चाहता। चरणदास ने कहा, क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यकीनन उस राजकुमारी से शादी कर लेता। रामू बोला, अगर ऐसी बात है तो आओ मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उस राजकुमारी से शादी कर लो। अगर राजकुमारी से मेरी शादी हो गई तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। चरणदास बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ राजकुमारी से शादी करने के लिए, लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो। बकरियों के मालिक ने रामू को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे के अंदर घुस गया और इस तरह फिर एक बार रामू ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली।